5 चेहरे, 4 अलग अलग पार्टियां, एक स्वतंत्र पत्रकार। सवाल एक, बिहार का सबसे बड़ा युवा नेता कौन? आज के वीडियो में इन्हीं संभावनाओं पर हम बात करने वाले हैं। साथ ही हम इनके नेतृत्व क्षमता को परखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जिससे आपको भी भविष्य के बड़े नेता के तौर पर किसका भविष्य उज्जवल है जानने में आसानी होगी। तो चलिए जानते हैं किसमें कितना है दम, कौन है बिहार में युवा नेता नंबर 1। सबसे पहले बात करते हैं चिराग पासवान की। चिराग पासवान का जन्म 31 अक्टूबर 1982 को स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के घर में हुआ था। इनके माताजी का नाम रीना पासवान है। बात की जाए चिराग की शिक्षा की तो इन्होंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग 3rd सेमेस्टर में अपनी पढ़ाई ड्रॉप कर दी और बॉलीवुड अभिनेता के तौर पर पहचान बनाने के लिए मुंबई चले गए। बॉलीवुड में उन्होंने एक फिल्म भी की जिसका नाम मिले ना मिले हम हैं। बाद में प्रधानमंत्री और अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी से प्रेरित हो राजनीति में आ गए। शायद कुछ लोग को यह जानकारी नहीं होगी कि 2014 में रामविलास जी का एनडीए में शामिल होने के पीछे चिराग का ही सुझाव था, जिसका खुलासा रामविलास जी ने अपने एक इंटरव्यू में किया था। चिराग की राजनीति सफर की शुरुआत की बात की जाए तो वह 2014 में जमुई से सांसद के रूप में हुई। फिर दोबारा इसी सीट से 2019 में पिछले बार के मुकाबले ज्यादा मतों से जीतकर फिर से जमुई के सांसद बने। इसी दौरान इनके पिताजी का निधन हो गई, जिसके बाद इनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी 2 धड़ों में बंट गई, जिससे उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अब आइए नजर डालते हैं चिराग की बिहार और देश की राजनीति में अब तक के कुछ स्ट्रांग पॉइंट की। अपने राजनीतिक गुरु समान पिता की मृत्यु के बाद जिस तरह चिराग ने खुद को संभाला है और अपने पार्टी में टूट के बाद भी फिर से राजनीतिक रूप से जिस तरह से सक्रिय हैं, वो एक युवा नेता के तौर पर बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। दूसरी तरफ से केंद्र और बिहार की राजनीति में बिना कोई मंत्री पद के बावजूद उनकी बड़े नेताओं से अच्छी बॉन्डिंग है, यह भी राजनीतिक रूप से अच्छे संकेत हैं। वहीं अगर बिहार में उनकी जमीनी स्तर की राजनीतिक की बात की जाए तो आए दिन जनता के दुख सुख में हमेशा व्यक्तिगत रूप से शामिल होते रहते हैं तथा एक अच्छे विपक्षी नेता के तौर पर हमेशा कई मुद्दों पर सरकार को निशाने पर लेते रहते हैं। इसके अलावा उनकी अन्य खासियतों की बात की जाए, राजनीति में एक नेता को अच्छे वक्ता होना भी आवश्यक है, जो चिराग में कूट कूट कर भरी हुई है। इसके साथ ही इनके बिहारी फर्स्ट विजन से युवाओं में इनकी लोकप्रियता काफी ज्यादा है, जो एक युवा राजनेता के तौर पर चिराग की बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। साथ ही बिहार में पिछड़े वर्ग के सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर भी चिराग का वर्चस्व बढ़ा ही है। यूँ कहे तो इसमें वह अपने पिता रामविलास जी के नक्शे कदम पर हैं। चलिए, ये तो हुई इनकी राजनीति स्ट्रांग पॉइंट। अब जानते हैं चिराग की वीकनेस पॉइंट। चिराग की वीकनेस पॉइंट की बात की जाए तो सबसे पहले आती है ज्यादा उत्तेजित होना। जी हाँ, कहते हैं राजनीति में सफलता की सीढ़ियां चढ़नी हो तो कई मुद्दों पर मौन साधनी पड़ती है, मगर चिराग हर मुद्दे पर बढ़ चढ़कर बोलते हैं। यही कारण है 2 बार सांसद रहने के बावजूद मंत्री पद से दूर रहे, जिसकी एक बड़ी वजह नीतीश कुमार की नीतियों का विरोध को भी आप मान सकते हैं। दूसरी बड़ी वीकनेस की वजह पारिवारिक कलह को मान सकते हैं, जिसके कारण पार्टी में टूट भी हुई और अंततः उन्हें लोजपा रामविलास पासवान बनानी पड़ी। इसी तरह कुछ वीकनेस में पिता रामविलास जी की स्वर्गवास के बाद अकेले पहचान बनाना, राजनीति में स्थायी रूप से स्थापित होने के लिए मंत्री पद का ना होना मान सकते हैं। अंततः चिराग बिहार के एक लोकप्रिय नेता हैं, कह सकते हैं, तथा उनके फैन फॉलोइंग देखकर उज्जवल भविष्य की कामना भी कर सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं प्रशांत किशोर के बारे में। भले ही प्रशांत किशोर की राजनीति में एंट्री हाल ही में हुई हो, पर राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में उनकी योग्यता से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हर कोई वाकिफ है। केंद्र की बीजेपी सरकार की सबका साथ सबका विकास वाला थीम हो, या बिहार में नीतीश कुमार का बिहार में बाहर हो फिर से नीतीश कुमार हो वाला थीम हो, या फिर बंगाल में खेला होवे वाला थीम, सब में अप्रत्यक्ष रूप से प्रशांत किशोर की ही भूमिका कही जा सकती है तथा नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार को सत्ता की सिंहासन पर बैठाने में इनकी रणनीति का योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। प्रशांत किशोर का जन्म 20 मार्च 1977 को बिहार के बक्सर जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम श्रीकांत पांडे है, जो एक डॉक्टर थे। प्रशांत किशोर की शिक्षा की बात की जाए तो इनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है। साथ ही वह एक राजनीतिक रणनीतिकार के अलावा 8 वर्षों तक संयुक्त राष्ट्र के लिए काम किया है। भले ही प्रशांत किशोर का जन्म बक्सर जिले में हुआ हो, पर मूल्य रूप से वह रोहतास जिले के कोनार ग्राम से ताल्लुक रखते हैं
और उनकी हालिया राजनीति उपलब्धि की बात की जाए तो उनके जन सुराज अभियान के समर्थन से सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उनके उम्मीदवार केदारनाथ पांडे ने बिहार विधान परिषद की चुनाव में जीत दर्ज की है। अब बात की जाए प्रशांत किशोर की स्ट्रॉन्ग फैक्टर की, तो यह कहना काफी उचित होगा जो दूसरों को राजनीति करना सिखा सकता है, उसकी खुद की राजनीतिक परख कितनी होगी। दूसरी स्ट्रॉन्ग फैक्टर की बात की जाए तो इनकी भी राजनीति चिराग की तरह ही जातियों से ऊपर उठकर विकास के मुद्दे पर आधारित होती है। तीसरी फैक्टर की बात की जाए तो जन सुराज अभियान छोटी ही सही मगर रंग दिखाना शुरू कर दिया है, जिसका तत्कालीन उदाहरण बिहार एमएलसी चुनाव से समझ सकते हैं। अब बात की जाए प्रशांत किशोर की वीक फैक्टर की, तो यह कहना काफी उचित होगा। बिहार जैसे राज्य में विकास से ज्यादा लोग जातिगत राजनीति पर वोट करते हैं, जो प्रशांत किशोर की हालिया राजनीति रणनीति का हिस्सा नहीं है। दूसरी तरफ कई राजनेताओं के साथ काम करने के कारण इनकी चुनावी रणनीति लीक हो गई है, जिसके कारण विरोधी इन पर पलटवार का मुद्दा खोजने में कामयाब होंगे तथा उनकी तरह ही रणनीति बनाकर उनके मुकाबले के लिए तैयार रहेंगे। अंततः यह कहना मुनासिब होगा, प्रशांत किशोर एक अच्छे नेता हैं, मगर बिहार जैसे राज्य में उनको अपनी चुनावी रणनीति में कहां तक सफलता मिलेगी उसका आकलन मुश्किल है। फिर भी उनके अच्छे भविष्य के कामना के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कन्हैया कुमार की। कथित JNU भारत विरोधी नारे के सूत्रधार के रूप में चर्चित हुए इस युवा नेता की कहानी भी बहुत ही प्रेरणादायक है। कन्हैया कुमार अखिल भारतीय छात्र परिषद और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व नेता व वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता हैं। वह 2015 में JNU छात्र संघ के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। कन्हैया कुमार का जन्म 2 जनवरी 1987 को बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम जयशंकर सिंह तथा माता का नाम मीना देवी है, जो कि एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर काबिज हैं। बात की जाए इनके शिक्षा की तो इन्होंने PhD की डिग्री धारण की है, जो कि इनकी काबिलियत को दर्शाने के लिए काफी है। कथित JNU विवाद को छोड़ दे तो कन्हैया कुमार भारत जोड़ो यात्रा में भी अपने वक्ता अंदाज के लिए खूब सुर्खियां बटोरी। साथ ही अभी हाल ही में उनकी कद बिहार में और बढ़ गई, जब कांग्रेस की तरफ से बिहार में विशेष कमेटी में उनको स्थान और कई जगहों पर कांग्रेस की तरफ से एक सफल वक्ता के रूप में संबोधन करने का मौका मिला। अब बात की जाए कन्हैया कुमार की स्ट्रॉन्ग फैक्टर की, तो यह कहना कतई मुश्किल नहीं होगा कि एक शिक्षित व्यक्ति ठान ले तो बहुत कुछ पॉसिबल है, क्योंकि साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले इस युवा नेता ने पढ़ाई में तो कीर्तिमान स्थापित की ही है, उसके साथ ही राजनीतिक रूप से जितनी जल्दी छलांग लगाई है वह काबिले तारीफ है। राष्ट्रीय पार्टी से जुड़ाव के कारण भविष्य में बिहार में इनकी भूमिका काफी दिलचस्प होगी। साथ ही यह राजनीतिक मुद्दों को समझते हैं तथा इसी के तहत कई जगह सत्ता पक्ष से चुटीले सवाल दाग अक्सर राजनीतिक सुर्खियां बटोरते रहते हैं। साथ ही JNU विवाद के बाद मुस्लिम समुदाय में इनकी अच्छी पकड़ बन गई है, जो बिहार जैसे जातिगत राजनीति वाले राज्य में एक मुख्य फैक्टर है। अब बात की जाए इनकी वीक फैक्टर की, तो कथित JNU विवाद उनका अब तक पीछा नहीं छोड़ा है और कई बार कई नेताओं की मंचों से आज भी इसके लिए ताने मिलते रहते हैं। दूसरी वीक फैक्टर की बात की जाए तो जिस राज्य से वह आते हैं सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी का बेड़ा गर्क है, जिसके कारण उनको अन्य दलों का पिछलग्गू बनना पड़ सकता है। अब सबसे बड़ी वीक फैक्टर की बात की जाए तो वह है लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस का प्रदर्शन पर आधारित इनका करियर, क्योंकि अगर जल्द ही राजनीति में इनको कोई पद प्राप्त नहीं होती तो साधारण पृष्ठभूमि से आने के कारण यह विलुप्त हो जाएंगे। बाकी शैक्षिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से इनमें काबिलियत की कमी नहीं है, इसलिए हम इनके लंबे राजनीतिक जीवन की कामना करते हैं। और अब बात करते हैं तेजस्वी यादव की। क्रिकेट के पिच पर नाकाम रहे तेजस्वी यादव ने करीब 2010 से राजनीति में सक्रिय हो गए और 2015 में महज 26 वर्ष की आयु में बिहार के उप मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य भी पाया। भले ही नीतीश कुमार के पलटी मारने के बाद वह विपक्ष में बैठे, मगर सत्ता के दाव पेंच की गुर 2014 के अपने छोटे से ही कार्यकाल में सीख लिया, जिसके परिणाम स्वरूप 2019 में लालू यादव की खराब सेहत के बावजूद इनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल 75 सीट जीतकर बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनी। भले ही नीतीश के बीजेपी में चले जाने के बाद वह सत्ता से कुछ वर्ष दूर रहे, मगर फिलहाल नीतीश कुमार के साथ ही उप मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हैं। 10 नवंबर 1979 को लालू परिवार में जन्मे यह राजनेता लालू प्रसाद यादव के 2 पुत्रों में छोटे पुत्र हैं और राजनीतिक लिहाज से बड़े पुत्र की भूमिका निभा रहे हैं। उनकी शिक्षा की बात की जाए तो 9वीं तक पढ़ाई करने के बाद पढ़ाई में रुचि नहीं होने के कारण आगे नहीं पढ़ पाए।
मगर जिस तरह से आरजेडी की गिरती जनाधार को वापस समेटने में कामयाब हुए हैं वो काबिले तारीफ हैं और कम शिक्षित होने के बावजूद अपनी नेतृत्व क्षमता से पिता और पार्टी दोनों की साख बचाने में अब तक कामयाब हैं। अब बात की जाए इनके स्ट्रॉन्ग फैक्टर की तो सबसे पहले तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव जैसे सफल राजनेता के पुत्र हैं और उनके मार्गदर्शन में किसी की भी राजनीति निखर सकती है, जिसका फायदा उनको जरूर मिलती दिखती है। दूसरे स्ट्रॉन्ग फैक्टर की बात की जाए तो बिहार की राजनीति में जातिगत मुद्दे विकास से कहीं हावी रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अपने पिता की तरह ही जातीय राजनीति को समझते हुए जातिगत जनगणना जैसे मुद्दों को तुल देते रहते हैं। तीसरी स्ट्रॉन्ग फैक्टर की बात की जाए तो राजनीतिक रूप से बहुत सारे संपत्ति अर्जित की है, जिसकी बदौलत चुनावी रणनीति के लिए खूब पैसे खर्च करने में सक्षम है। अब इनकी वीक फैक्टर की बात की जाए तो सबसे पहले आती है खराब राजनीतिक छवि, जिसमें भ्रष्टाचार, एमवाय जातीय समीकरण आधारित चुनावी रणनीति, वंशवाद की राजनीति और बोलने के कुहड़ तरीके प्रमुख हैं। दूसरे वीक फैक्टर में है कई भ्रष्टाचार के आरोपों में नामजद होना। तीसरी वीक फैक्टर है बढ़ती जागरूकता, जिसके कारण लोग अब उनकी रणनीति को समझकर विकास की मुद्दे पर बात करने लगे हैं, जिससे जातिगत राजनीति मुद्दे पर कई जगहों पर मात खा जाते हैं। अन्य वीक फैक्टर हैं अपने पार्टी के दम पर अकेले सत्ता पर काबिज न होना, जिसका उदाहरण एक बार नीतीश कुमार पलटी मार कर दे चुके हैं। अंततः तमाम मुद्दों और आरोपों के बाद भी तेजस्वी एक लोकप्रिय नेता हैं। चलिए अब बात करते हैं सबसे अंतिम युवा चेहरा मनीष कश्यप के बारे में। मनीष कश्यप का जन्म 9 मार्च 1988 को बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के एक गांव डुमरी महानमा में हुआ। इनके पिता का नाम उदित कुमार तिवारी हैं, जो इंडियन आर्मी में हैं। बात की जाए इनकी शिक्षा की तो इनके पास सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री है, मगर यह अपनी डिग्री के अनुरूप पत्रकारिता को प्रमुखता दी और एक सफल स्वतंत्र पत्रकार के रूप में हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छा गए। अब सवाल उठता है कि एक पत्रकार को राजनेता की श्रेणी में क्यों रखा गया, तो उनकी पत्रकारिता के दौरान हुए कुछ घटनाक्रम के दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री को चुनौती देना प्रमुख वजह है, जिसके कारण फिलहाल वह जेल में हैं। मगर जिस तरह से उनकी बेबाक पत्रकारिता के लोग कायल हैं, उसी से मीडिया में कयास लगाया जाता है कि मनीष कश्यप जेल से निकलने के बाद राजनीति में एंट्री करेंगे, मगर उनकी तरफ से इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। मगर फिर भी वह राजनीति में आते हैं तो उनके कुछ स्ट्रॉन्ग फैक्टर पर चलिए एक नजर डालते हैं। मनीष कश्यप की पहली स्ट्रॉन्ग फैक्टर है वह हमेशा अपनी पत्रकारिता जमीनी स्तर से की है, जिसके कारण बहुत सारे लोगों के बीच उनका अक्सर आना जाना रहता है तथा लोग भी खुद को उनसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, जो राजनीतिक लिहाज से अच्छी बात है। दूसरी स्ट्रॉन्ग फैक्टर की बात की जाए तो मनीष कश्यप जिस तरह से बिना कोई राजनीतिक समर्थन के भीड़ जुटाने में काबिल है, वह भी राजनीतिक रूप से एक अच्छी बात मानी जा सकती है। तीसरी स्ट्रॉन्ग फैक्टर की बात की जाए तो अपनी पत्रकारिता के कारण बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जिसके लिए उन्होंने बेबाकी से आवाज उठाई है, जो राजनीतिक रूप से लोगों को उनके प्रति आकर्षित करती है, जिसके परिणाम स्वरूप ही राजनीति में मनीष कश्यप की आने का चर्चा जोरों से है। कुछ अन्य फैक्टर की बात की जाए तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिसकी भविष्यवाणी मनीष कश्यप द्वारा की गई और वह सच हो गई, जिसमें भागलपुर पुल की जर्जर स्थिति वाला भविष्यवाणी काफी सुर्खियां बटोरी और इन सब के कारण लोगों में मनीष कश्यप के प्रति ट्रस्ट भी बढ़ी है। अब बात की जाए मनीष कश्यप की वीक फैक्टर की तो सबसे पहले आता है पारिवारिक पाबंदी। जिस तरह से मनीष कश्यप के साथ बर्ताव किया गया उससे उनकी मां काफी आहत हैं और मुमकिन हो कि मां के कहने से मनीष राजनीतिक विचारधारा से दूर रहे। दूसरे वीक फैक्टर की बात की जाए तो इतने चर्चित हस्ती होने के बावजूद राजनीतिक तौर पर बड़े नेताओं ने खुलकर समर्थन नहीं किया, जिसके कारण लंबे समय तक जेल में बितानी पड़ी। तीसरी वीक फैक्टर की बात की जाए तो अभी तक उनकी राजनीतिक रूप से कोई पहचान नहीं है। हाँ, एक सफल पत्रकार के रूप में लोग उनको काफी पसंद करते हैं, इसलिए राजनीति में जाने के बाद यह लोकप्रियता बरकरार रहेंगी। उसकी कोई खास वजह का पता नहीं है। अंततः मनीष कश्यप एक सच्चे पत्रकार हैं और लोग जिस रूप में चाहे उन्हें उस काबिल बना सकते हैं। अब हमने तो बहुत कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे रखे हैं इन 5 युवा चेहरों के बारे में। अब निर्णय तो आप लोगों पर निर्भर है, आप किसे ज्यादा पसंद करते हैं और क्यों, कमेंट कर बताइए। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।